Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब हम बात कर लेते हैं नेतन्याहू की। नेतन्याहू के लिए रविंद्र जी, मतलब क्या आपको लगता है कि पीछे हटना, पीछे खींचना खुद को मुमकिन है अब यहाँ से? मैं खामेनी और नेतन्याहू को लिंक कर देता हूँ। और जो भी बात हो रही थी जी जी, कि अगर ये रेजीम आगे चलती रही तो फिर ये प्रॉक्सीज को फिर 5-10 साल में खड़ा कर लेगा फिर से। हाँ, नेतन्याहू का विकल्प है, वो हालात नहीं होने चाहिए, तभी तो उसको पूरी रेजीम हटानी है। पूरी रेजीम हटेगी, पूरी जो भी इंस्टीट्यूशन इनके पास पावर्स हैं वो हटेंगी, जीरो आउट हो जाएंगी। फिर उसके बाद वो प्रोसेस बंद हो जाएगी। ईरान कभी उठ नहीं पाएगा इजराइल के खिलाफ। तो यानी नेतन्याहू यहाँ नहीं रुकने वाले। नेतन्याहू का जिंदगी का मिशन, उसकी पूरी जिंदगी का मतलब अल्टीमेट है ये। उसका मिशन है ईरान को, या मानिए इजरायली स्टेट को, आगे के जितनी जनरेशंस हो, कभी भी मिडिल ईस्ट में कोई खतरा ना हो, बात अलग है, ईरान से कोई खतरा ना हो। ईरान न्यूट्रलाइज हो गया अगले 50 साल के लिए, ये विश है उसकी। उसी तरह वो काम कर रहा है। तो इसीलिए इस रेजीम को दोनों साइड से जो रिलीजियस लीडरशिप है और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की लीडरशिप है, दोनों को खत्म करना है। क्योंकि ये रहेंगे तो वही जो बात अभी आप कर रहे थे, यानी जंग जारी रखना ही इकलौता विकल्प अभी फिलहाल है। सर, आपकी नजर में कोई और विकल्प नेतन्याहू के लिए है कि पीछे हट जाएं, बातचीत कर लें, फिर बाद में देखेंगे? नहीं, नेतन्याहू के लिए जो विकल्प है वो अभी तक तो यही है कि अभी तो लड़ाई जारी रखो, ईरान को कमज़ोर करो। लेकिन ये विकल्प जो है 10 दिन के बाद में ये चेंज होगा। ओके। क्योंकि ये इतनी आसानी से चलेगा नहीं काम। क्योंकि उसके अभी आप ऐसा है कि जो इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रही है साथ साथ, इजराइल की जो डैमेजेस, इजराइल ने जो मार खाई है वो कम दिखाई जा रही है, ईरान की मार ज़्यादा दिखाई जा रही है। वेस्टर्न मीडिया पूरा उस मुताबिक लगा हुआ है। लेकिन इजराइल में भी काफ़ी बुरी हालत है, छोटा देश है, और इजराइल में भी लोग सड़कों पे आए हुए हैं। आपने देखा होगा, प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं। 10,000 लोग शहर छोड़कर भी जा रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल में सब बहुत खुश हैं। लॉजिकली तो इजराइल जीत रहा है जी, बड़ी खुशी होनी चाहिए वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें भी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उसी की इन्हीं की बात से जोड़ता हूँ। अगर किसी भी को कोई भी शक था इस बारे में कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा या नहीं बनाएगा, ईरानियन के दिमाग में अब बिल्कुल क्लियर है कि न्यूक्लियर बम बनाना ही बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो शायद एक बार को नहीं भी बनाते, पर अब पहले तो तो ये सोच रहे थे कि शायद एक बार नया ये बनाए, लेकिन अब ये है क्योंकि उन्हें ये पता है कि जिसके पास न्यूक्लियर बम है उसके साथ में पूरा विश्व, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अलग तरीके से बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया से प्रेसिडेंट ट्रंप खुद जाके हाथ मिलाते हैं किम से, और जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है उसके साथ में ये किस तरीके का बर्ताव करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर बम है, और उनके ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट जितने भी मर गए, लेकिन सवाल ये है कि एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, उन्हें भी सफिशिएंट मौका मिला था, सफिशिएंट मौका मिला था उसको हटाने का वहाँ से, और उन्होंने हटा लिया होगा काफ़ी हद तक। और उन्होंने बोला भी है कि हमने जितने भी क्रिटिकल चीज़ें हमारी हम हटा चुके हैं वहाँ से। और कितनी बर्बादी हुई है इसका भी कोई अभी तक कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि ये जो बम हैं अमेरिका के, ये पहली बार इस्तेमाल हुए हैं, और जाहिर है कि क्रेटर्स बाहर नज़र आ रहे हैं, नुकसान तो हुआ है, लेकिन क्या सारी टनल्स अंदर की बर्बाद हो गई या नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है अभी तक। अब जो इनका अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो साइंटिस्ट का जो इन्होंने बनाया, जो नॉलेज है, नो हाउ तो है ना इनके पास। और तीसरी चीज़ ये है कि अब रूस हालांकि अभी सामने तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन आज कह रहे हैं कि ईरान जैसी मदद मांगेगा हम दे देंगे। हाँ, मांगेगा, क्योंकि अगर आप याद करें हुआ क्या था कि कुछ समय पहले, 2 साल पहले, पुतिन ने इनको ऑफर किया था कि हम डिफेंस पैक्ट करते हैं, और उस समय ईरान नहीं माना था, क्योंकि ईरान की मंशा कुछ और थी उस समय। तो अब लेकिन डिफेंस पैक्ट तो है नहीं, तो पुतिन की कोई लायबिलिटी तो है नहीं कि भाई उनको बचाना ही है। लेकिन अब मुसीबत ये आ रही है, ईरान ने उनकी मदद की है तो वो भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ मदद तो करेंगे। डिप्लोमेटिक मदद वो कर रहे हैं, लड़ाई में वो घुसना नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी उनकी खुद की लड़ाई चल रही है। चीन जो है वो तो व्यापारिक दृष्टि से देखता है हर चीज़, तो चीन जो है वो, और चीन को इस व्यापारिक दृष्टि से देखने से फायदा भी हो रहा है। अमेरिका का $900 बिलियन का डिफेंस बजट होता है, लेकिन वो पूरी दुनिया में खर्च कर देता है। चीन के विकल्प भी हम जानेंगे। हाँ, लेकिन तो नेतन्याहू का विकल्प आपको सिर्फ मोटा मोटा यही दिख रहा है कि भाई जंग तो जारी रखनी है, अब आपने एक आफत मोल ले लिया, पीछे नहीं हट सकते। और एक और उसका इंटरनल विकल्प है, इंटरनल उसकी सोच है। उसकी सोच ये है कि मुझे ग्रेटर इजराइल एस्टेब्लिश करना है। ग्रेटर इजराइल का मतलब जॉर्डन रिवर से लेके समुद्र तक पूरा इलाका मेरा होना चाहिए। पैलेस्टीनियंस को मार मार के भगा दो, गाजा वालों को मार मार के भगा दो, और अगर ये भाग जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भागते
चाहते हैं तो सेकंड क्लास सिटीजन की तरह हमारे सेवक बन के रहें, और पूरा इलाका जो है वो इजराइल होगा मेरा। उसका ये वो मतलब हार्ड लाइनर है ना, वही नहीं, उसके साथ कई और हार्ड लाइनर है जो इस तरीके से सोचते हैं, ड्रीम ऑफ ग्रेटर इजराइल, ये उसका उधर मकसद है। यानी तो नेतन्याहू इस जंग से पीछे नहीं हटने वाले हैं, लेगेसी छोड़ रहा है, लेगेसी छोड़ रहा है। तो पूरी उसके लिए तो legacy अब ये पूरा अपना सवाल है, पूरे अस्तित्व का है और अपनी सोच आइडियोलॉजी का सवाल है। तो आपको लगता है कि नेतन्याहू एक ऐसी कैच 22 सिचुएशन में है, चाहे कितना भी नुकसान हो वो मदद ले लेकर इस जंग को जारी ही रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, मदद ले लेकर ही जंग को जारी रखे हुए हैं। आज तक उन्होंने मदद ही ली है। और ग्रेटर इजराइल वाली बात तो बिल्कुल सही है, वो उनका ड्रीम है। और उनके ऊपर तो बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी हैं और उसी को लेकर ये सब इतना लंबा खींचा जा रहा है। लेकिन वो इस साथ में ही चाहते हैं कि ईरान को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दें। अगर ईरान कमज़ोर हो जाता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल से लड़ने वाला, उसे जवाब देने वाला कोई दूसरा मुल्क नहीं है। और सभी उसके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं और डरते भी हैं, जो ईमानदारी की बात है।